यूं तो जो बौद्ध हैं, नवबौद्ध हैं, फूलेवादी हैं, वह हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं कि वो राहु केतु साढ़े साती सुवर भानु में विश्वास करते हैं। मगर सत्य यह है कि बौद्ध धर्म में भी वाक त्राइमित बैंकॉक, वाक यानावा बोट टेम्पल विहार बैंकॉक, वाक श्रीसाथोंग मंदिरों में राहु केतु साढ़े साती स्वर भानु इनका पूजा किया जाता है। बुद्ध की पूजा खास तौर से राहु केतु और साढ़े साती के और दहिया के नकारात्मक दोषों से मुक्ति पाने के लिए भी किया जाता है। यानी राहु केतु के वजूद को बौद्ध धर्म भी मानते हैं। यही नहीं, बौद्ध धर्म के अलावा भी श्रमण परंपरा का एक और मत जैन धर्म में भी राहु केतु को सम्मान दिया जाता है और राहु केतु के दुष्प्रभावों से मुक्ति के लिए कई मंत्रों का भी आविष्कार किया है जैन मुनियों ने, तीर्थंकरों, आचार्यों और भिक्षुओं ने। यानी वैदिक धर्म के साथ साथ वेद से ही निकले हुए श्रमण परंपरा में भी राहु केतु का वर्चस्व है। यही नहीं, वाइकिंग और नॉर्स सभ्यता जो आर्य वैदिक सभ्यता का ही एक अपभ्रंश है विदेश में, यूरोप में खास तौर से, वह यह मानते हैं कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तब होता है जब एक बहुत बड़ा भेड़िया सूर्य और चांद को निगल लेता है कुछ समय के लिए। तो आज हम देखेंगे कि राहु केतु का वैज्ञानिक अर्थ क्या है, इसका वैज्ञानिक सत्यता क्या है, हिंदू शास्त्रों में ग्रहण है कि नहीं, हम इसका प्रमाण देखेंगे। क्या ग्रहण का वैज्ञानिक अर्थ हिंदू शास्त्रों में है? राहु केतु को छाया ग्रह क्यों कहते हैं? क्यों इनका अस्तित्व नहीं होते हुए भी राहु केतु से डरा जाता है? क्या राहु केतु को छाया ग्रह कहना तर्कसंगत है? इनका कोई शारीरिक अस्तित्व तो नहीं है, तो क्या राहु केतु को छाया ग्रह कहा जा सकता है? क्या है राहु केतु का विज्ञान? किस वैज्ञानिक कारणों से राहु केतु को मानते हैं वैदिक? क्या राहु केतु को मानना सिर्फ एक अंधविश्वास है, अवैज्ञानिक बात है, अंधभक्ति है? इन सब का जवाब आज हम देखेंगे। ओम हनुमते नमः। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस संदर्भ में सूर्य सिद्धांत पढ़ने को कहूंगा। अब ये जो सूर्य सिद्धांत है, इसमें पूरा का पूरा चैप्टर्स दिए हुए हैं जो कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के ऊपर प्रकाश डालते हैं। जैसे ग्रह आदि स्पष्ट करणार्थ वर्ष गणानयनम, ग्रहणांग गति निरूपणम, भगगण स्वरूपणम, अर्हगण साधनम। तो इस तरीके से भगगणादि ग्रहानयम, इस सारे 3-4 चैप्टर्स में सूर्य सिद्धांत, जिसे एक प्रामाणिक वैज्ञानिक ग्रंथ माना जाता है, उसमें सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण दिया हुआ है, ना कि कोई पौराणिक मत। लेकिन इतने सारे अध्यायों का पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त बलिया में हूँ शूटिंग पर, तो इसीलिए मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। सूर्य सिद्धांत आप लोग खरीद कर पढ़ सकते हो। यहाँ पर चैप्टर्स दिए हुए हैं जिसमें ग्रहण के बारे में रोशनी दिया है। अब आप कहेंगे सूर्य सिद्धांत तो 300 बिफोर क्राइस्ट से लेके 100 एडी तक लिखा गया है, भागों में लिखा गया है कई लेखकों द्वारा, ऐसा कहते हैं आजकल के मार्क्सवादी इतिहासकार। तो मैं सूर्य सिद्धांत से भी पहले आप लोगों को अर्थ बताऊंगा। तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा ऋग्वेद शकल संहिता 5.40.5-9। इसमें दुनिया में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे पहला सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का व्याख्या
भले ही वो पौराणिक व्याख्या हो, धार्मिक व्याख्या हो, किया गया है और इसके करने वाले हैं ऋषि अत्रि। इसमें से हम सिर्फ ऋग्वेद 5.40.5 को पढ़ेंगे। इसका इस मंत्र को अगर हम पौराणिकों की तरह पढ़ें तो इसमें हमको एक पौराणिक विचारधारा मिलेगा कि कैसे सूर्य और चांद को स्वर भानु, राहु केतु, दहिया, साढ़े साथी ने निगल लिया और चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है। अब इसी ऋग्वेद 5.40.5 को अगर हम वैदिक अर्थात असली स्वर पाठ के साथ पढ़े, जैसे आर्य समाजी और वैदिक पढ़ते हैं, तो इसमें हमको एक राजधर्म का एक शिक्षा मिलेगा और उसके साथ साथ हमें ग्रहण का वैज्ञानिक अर्थ भी मिलेगा। तो पहले हम पौराणिक मतलब देखते हैं। तो यह रहा वह मंत्र, अतत्वा सूर्य स्वर भानुस्त मसाविध्य दासुरः अक्षेत्रविद यथा मुग्धो भुवनान्य दीधयु। हे सूर्य, जब स्वर भानु ने तुझे अंधकार से ढांप दिया था, तब मनुष्य जिस प्रकार अंधेरे में अपने निवास को न जाकर भ्रमित हो जाता है, उसी प्रकार सभी लोग अंधकार द्वारा सम्मोहित हो गए। अब हम इसी का स्वरों के साथ वैदिक पाठ से पढ़ेंगे। तो मंत्र ऐसा ही है, यत्वांग सूर्य स्वर भानुस्त मसा विद्य दासुरः अक्षेत्र विद्यथांग मुग्धो भुवनान्य दीधयु। इसका जो अर्थ आता है, भावार्थ, जिसमें मैंने कहा राजधर्म का ज्ञान है, उसको देखिए। भावार्थ, इस प्रकार इस मंत्र में उपलंकार है, हे मनुष्यों, जैसे बिजली गुप्त हुई अंधकार में नहीं प्रकाशित होती है, वैसे ही विद्या रहित मूर्ख जन का आत्मा नहीं प्रकाशित होता है, और जैसे सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण लोक प्रकाशित होते हैं, वैसे ही विद्वान का आत्मा संपूर्ण सत्य और असत्य व्यवहारों को प्रकाशित करता है। अब इसमें राजधर्म हमने देख लिया। हमको इस वक्त राजनीति से सरोकार नहीं है, हम इस वक्त चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ग्रहण का विज्ञान ढूंढ रहे हैं। तो इसका हम अभी अक्षरशः इसका दूसरा मतलब भी देखेंगे, जिसमें ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक अर्थ दिया हुआ है। देखिए, पदार्थ, हे सूर्य, सूर्य के सदृश वर्तमान, यथा जैसे, अक्षेत्रवित्, क्षेत्र अर्थात रेखा गणित को नहीं जानने वाला, मुग्ध मूर्ख कुछ भी नहीं कर सकता है, वैसे यत जो, स्वर भानु सूर्य से प्रकाशित होने वाला बिजुली रूप, आसुर जिसका प्रकट रूप नहीं है, वह तमसा रात्रि के अंधकार से अविद्यत युक्त होता है, जिस सूर्य से भुवनानी लोक अधिधयुः देखे जाते हैं, उसके जानने वाले त्वा आपको हम लोग आश्रयण करें। तो यहां पर हमको यह देखना है, स्वर भानु, स्वर भानु यानी सूर्य से प्रकाशित होने वाला बिजुली रूप असुर जिसका प्रकट रूप नहीं है। तो इससे अर्थ यह होता है कि जब सूर्य को उसी के सूर्य रोशनी से प्रकाशित कोई हस्ती उसको सामने से ढक देता है, तब असुर जैसा भयावह अंधकार या ग्रहण आता है। हम जानते हैं कि जब सूर्य के सामने, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्र आ जाता है, यानी पृथ्वी से अगर हम देखें तो हमको ऐसा लगता है जैसे सूर्य को ढक दिया है चंद्र ने, तब रात्रि जैसा ग्रहण होता है। तो यहां पर सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक अर्थ दिया हुआ है, स्वरभानु का भी वैज्ञानिक अर्थ दिया हुआ है, वह शरीर जो सूर्य से ही प्रकाशित होता है और सूर्य के ही सामने आकर उसको ढक लेता है। तो मैंने आपको साबित करके बता दिया कि हमारे
सूर्य सिद्धांत और पुराण से भी पहले ऋग्वेद के शकल संहिता में सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक विवरण और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओम हनुमते नमः। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तो समझ गए, लेकिन राहु केतु क्या है, यह छाया ग्रह क्या है, या राहु केतु का छाया ग्रह के कहने को आधुनिक विज्ञान मानता है कि नहीं। ओम हनुमते नमः। हम देखेंगे कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का चक्कर काटता है, नवग्रह और पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर काटता है, सब अपनी अपनी कक्षा में चक्कर काटते हैं। तो अब वैसे ही जब पृथ्वी चक्कर काटता है सूर्य का, तो चंद्रमा भी अपने कक्षा में पृथ्वी का चक्कर काटता है, लेकिन पृथ्वी का कक्षा और चंद्रमा का कक्षा एक कोण बनाते हैं, लगभग 5.1 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं आपस में। तो अक्सर होता यह है कि पृथ्वी के चक्कर काटते काटते दो ऐसे बिंदु हैं या पॉइंट्स हैं जहां चंद्रमा का कक्षा पृथ्वी की कक्षा से मिलता है। तो चूंकि चंद्रमा का कक्षा स्थिर नहीं है, वह ऊपर नीचे होता रहता है, तो एक बिंदु जो चंद्रमा का कक्षा जहां पृथ्वी की कक्षा से मिलता है वो ऊपर होता है, और एक होता है जो नीचे की तरफ होता है। इन्हीं को असेंडिंग लूनार मोड और डिसेंडिंग लूनार मोड कहते हैं, और इसी वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। इसी असेंडिंग लूनार मोड को राहु कहा जाता है और डिसेंडिंग लूनार मोड को केतु कहा जाता है। असेंडिंग लूनार मोड या राहु के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और सूर्य ग्रहण होता है, और डिसेंडिंग लूनार मोड में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है और तब चंद्र ग्रहण होता है। तो हम देखते हैं कि यही असेंडिंग और डिसेंडिंग लूनार मोड को, जिसे आज पाश्चात्य ज्योतिष और पाश्चात्य खगोल शास्त्र मानता है, इसी को हमारे प्राचीन वैदिक ज्योतिष में राहु केतु कहते थे। राहु केतु कोई राक्षस नहीं है, यह दो पॉइंट्स हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग लूनार मोड, जहां पर चंद्र का कक्षा और पृथ्वी का कक्षा आपस में मिलते हैं। ओम हनुमते नमः। तो हमने ये समझ लिया कि जो राहु केतु है वह शैडो ग्रह है, अर्थात छाया ग्रह है। तो क्या यह तर्क संगत है, क्या यह वैज्ञानिक तौर पर सही है कि हम राहु केतु को इतना अहमियत दे, हालांकि वह शैडो प्लैनेट्स या छाया ग्रह हैं? तो कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं इनको यह कहकर कि यह ग्रह हैं, क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये बात समझने के लिए हमको एक चीज पढ़ना पड़ेगा जिसे कहते हैं गोस्ट मून्स, डस्ट मून्स, या फिर कॉर्डी लेविस्की
क्लाउड्स। दरअसल कॉर्डिलेवस्की नाम का एक हंगेरियन पोलिश वैज्ञानिक था, वह फिजिसिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर तीनों चीज एक साथ था। उसने 1961 में काजिमियर्स कॉर्डिलेवस्की ने, इस बंदे ने यह देखा कि चांद के अलावा पृथ्वी के पास दो और चांद हैं जो कि पूरी तरीके से धूल और मिट्टी से बने हुए हैं। होता यह है कि जब पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा करता है तो चंद्रमा के कक्षा में चंद्रमा का सारा जो धूल और मिट्टी है वह उछलकर पहुंच जाता है उसकी कक्षा में, और दो जगह में वह जम जाता है। वह क्यों जमता है इसका पूरा ज्ञान आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की वजह से और चंद्रमा का अपने कक्षा में चक्कर लगाने की वजह से और कक्षा का भी ऊपर नीचे होने की वजह से यह चंद्रमा के कक्षा में दो पॉइंट्स हैं L4 और L5, जिन्हें कि लैग्रैंजियन पॉइंट्स कहते हैं, लैग्रैंजियन पॉइंट्स ऑफ द अर्थ मून सिस्टम। इसमें L4 और L5 जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है, वहां पर यह दो गोलाकार वाले शैडो मून्स हमेशा बने हुए रहते हैं और वह भी पृथ्वी के चक्कर काटते रहते हैं, ठीक चांद की तरह। अब चक्कर काटते काटते यह जो डस्ट मून्स हैं इनका आकार बदलता रहता है। कभी ये बहुत बड़े होते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, कभी यह चांद का पूरा गोलाकार रूप लेते, थोड़ा सा टूटा फूटा रूप लेते, कभी किसी बादल का रूप लेते, लेकिन वो उसी पॉइंट पे रहते हैं और वहीं पर रहकर वो घूमते रहते हैं पृथ्वी के चारों तरफ। और यह दो जो डस्ट मून्स हैं या कॉर्डिलेवस्की डस्ट क्लाउड है, यह तब से है जब से बिग बैंग बना है, यानी यह कई अरबों सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से उन्हीं जगहों पर L4 लैग्रैंज पॉइंट और L5 लैग्रैंज पॉइंट पर हैं और कभी बदलते नहीं हैं और ये कभी अस्तित्व से घटकर विलुप्त भी नहीं होते हैं। डस्ट इनमें आते जाते रहते हैं, डस्ट कुछ बिखर कर वापस मून पर चले जाते हैं, फिर और डस्ट ऊपर उठ जाते हैं। तो ये हमेशा स्थायी हैं, हमेशा शाश्वत हैं। डस्ट इनमें हमेशा, पुराने डस्ट गिर जाते हैं या जो आपके अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं और नए डस्ट आ जाते हैं। तो यह जो दो गोस्ट मून्स हैं इनका हमेशा आकार, प्रकार, साइज, शेप बदलता रहता है, लेकिन बिना नष्ट हुए यह हमेशा पृथ्वी के और चांद के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। तो इसी को गोस्ट मून्स कहते हैं या डस्ट मून्स कहते हैं, और इनका चंद्रमा के वातावरण पर असर होता है। अर्थात पृथ्वी के दो गोस्ट मून्स और एक असली मून है। गोस्ट मून्स होते हुए भी, डस्ट क्लाउड्स होते हुए भी, इनको वैज्ञानिक बड़े सरलता के साथ गोस्ट मून्स कहते हैं। मून्स का दर्जा देते हैं, नेमसेक दर्जा देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इनका मून के क्लाइमेट पर, पर्यावरण पर असर होता है, लेकिन इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह सिर्फ बादल हैं धूल और मिट्टी के जो चंद्रमा से आया हुआ है, लेकिन फिर भी इनको वैज्ञानिक जो हैं सम्मान के साथ गोस्ट मून कहते हैं, डस्ट मून कहते हैं। तो जब राहु केतु, ये इनका भी आकार प्रकार नहीं है, ये भी शैडो प्लैनेट्स ही हैं। तो जब आधुनिक विज्ञान इन गोस्ट डस्ट, छद्म या कृत्रिम या स्यूडो मून्स को सम्मान दे सकते हैं, तो राहु केतु जो कि वास्तव में दो लूनार नोडल पॉइंट्स हैं, ऊपरी लूनार नोडल पॉइंट को राहु कहते हैं और छोटे या नीचे के लूनार नोड को केतु कहते हैं। यानी असेंडिंग नोड को राहु कहते हैं और डिसेंडिंग लूनार नोड को केतु कहते हैं। अब इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है, ये शैडो प्लैनेट्स हैं, स्यूडो प्लैनेट्स हैं, छद्म प्लैनेट्स हैं, आर्टिफिशियल प्लैनेट्स हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, भौतिक अस्तित्व नहीं है। फिर भी
जब हम गोस्ट मून्स को मान सकते हैं तो राहु केतु के शैडो प्लैनेट्स को हम स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? राहु केतु वास्तव में तो कोई राक्षस या दानव दैत्य नहीं है ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में। ये तो सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग लूनार नोड्स हैं जिनका प्रभाव पृथ्वी के ऊपर, मानव जाति के ऊपर और पृथ्वी पे जीवन के ऊपर और पूरे पृथ्वी जो ग्रह है इसके ऊपर इन दो डिसेंडिंग और असेंडिंग नोड्स का या राहु केतु शैडो प्लैनेट्स का बहुत 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 गहरा और सशक्त प्रभाव होता है। चूंकि डस्ट मून्स का प्रभाव मून के ऊपर होता है, इसीलिए वैज्ञानिक उनके अस्तित्व को मानते हैं, हालांकि वो सिर्फ धूल मिट्टी के कणों से बने हुए हैं। ठीक वैसे ही राहु केतु की वजह से ही चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है, इसीलिए इनका पृथ्वी ग्रह के ऊपर और पृथ्वीवासी मनुष्यों और दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसीलिए जब हम गोस्ट मून्स के अस्तित्व को स्वीकार कर सकते हैं, उनको हम सम्मान दे सकते हैं, तो ऐसे शक्तिशाली शैडो प्लैनेट्स, स्यूडो प्लैनेट्स या लूनार असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नोड राहु केतु को भी सम्मान देना चाहिए, उनके अस्तित्व को भी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इनका हमारे जीवन के ऊपर, हमारे ग्रह के ऊपर बहुत बहुत प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है? दुष्प्रभाव ज्यादा होता है, अच्छे प्रभाव बहुत कम होते हैं। और दुष्प्रभाव क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, इसके ऊपर तो कई ज्योतिष ग्रंथ लिखे गए हैं, कई ज्योतिष और तांत्रिक ग्रंथ लिखे गए हैं। मैं उनको शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आपको मालूम पड़े कि हाँ, इसी वजह से राहु केतु को शैडो प्लैनेट्स या छाया ग्रह का दर्जा दिया है वेदांग ज्योतिष में, और ऐसा देना गलत नहीं था। ओम हनुमते नमः। नमस्कार। मीमांसा ग्रंथों में एक सूत्र आता है, सूक्ष्मः स्थूलात् बलवत्तरः, अर्थात सूक्ष्म जो कि नहीं दिखता वह स्थूल जो कि दिखता है उससे ज्यादा बलवान होता है। वेदांग ज्योतिष में राहु और केतु ऐसे दो ग्रह हैं जो आकाश में नहीं दिखते, उनको छाया ग्रह या सूक्ष्म ग्रह माना गया है और इसीलिए उनका इम्पैक्ट, उनका बल ज्यादा होता है। वेदांग ज्योतिष का एक ग्रंथ है नरपति, और उसमें एक सूत्र आता है, राहु केतु सदा वक्रो, अर्थात राहु और केतु ऑलवेज रेट्रोग्रेड, वक्री या उल्टा चलते हैं। अर्थात राहु केतु एक्चुअली कुंडली में उल्टे चलते हैं तो क्यों चलते हैं? और अगर आप ये नहीं जानते कि राहु केतु हमेशा कुंडली में उल्टे चलते हैं, तो ये भी अगेन आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि राहु केतु हमेशा कुंडली में उल्टे चलते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं या उन्हें वक्री कहते हैं। जब भी कोई ग्रह उल्टा चलता है, ऐसा कुंडली में अगर लिखा है कि ग्रह उल्टा चल रहा है, वक्री है, तो उसे माना जाता है कि उल्टा चल रहा है। सो हम ये सीखेंगे कि राहु केतु हमेशा उल्टा क्यों चलते हैं कुंडली में। सो इसको समझने के लिए पहले ये समझिए कि राहु केतु एक्चुअली है क्या। आसमान में एक ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो राहु केतु एक फिजिकली क्या एंटिटी है। जैसे हमें पता है सूर्य है, चंद्र है, तो ये हमें दिखते हैं आसमान में, बट राहु केतु क्या है? सो राहु केतु दो बिंदु हैं यूनिवर्स में, अर्थ के अराउंड जो है पूरा चक्र, जिसे हम भचक्र या इंग्लिश में ज़ोडियाक कहते हैं, जिसके अंदर हमारी पूरी 12 राशियां हैं। तो वो जो पूरा एक सर्कल है, एंड सर्कल भी है तो वो थोड़ा इलिप्टिकल ऑर्बिट है। उस पूरे इलिप्टिकल ऑर्बिट में कहीं पर ये दो बिंदु हैं। तो अब वो दो बिंदु क्या हैं, और उसी में इसका एक सीक्रेट कह लीजिए, उसका रहस्य कि ये हमेशा उल्टे क्यों चलते हैं। सो आप ऐसे सोचिए कि पूरे सोलर सिस्टम में जैसे हमें पता है कि सन है, सन के अराउंड अर्थ मूव कर रही है, और ऐसे अर्थ के अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, और सारे प्लैनेट्स ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। बट जो राहु केतु हैं वो दो बिंदु हैं, वो बिंदु कैसे निकलेंगे? सो आप सबसे पहले ऐसे इमेजिन करिए, जब हम अर्थ पर होते हैं
तो हमें पता है कि अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है, उसके अराउंड चक्कर लगा रही है, लेकिन अगर अब हम अर्थ को मान लें स्टेशनरी तो हमें सूर्य भी चक्कर लगाता हुआ दिखता है। जैसे सुबह सूरज उदय होता है, शाम को अस्त होता है, और उसी तरीके से हमें चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ दिखता है कि कहीं से चंद्र उदय होगा और कहीं पर चंद्र अस्त होगा, सनसेट, सनराइज, मून सेट, ये सारी चीज़ें अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हैं। और जिन लोगों को फिज़िक्स बहुत अच्छे से आती है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कोरिलेट कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम स्टेशनरी मान लें तो उसके अराउंड चीज़ें दिखती हैं। तो अगर इसको सिंपल भाषा में समझें तो जब आप किसी व्हीकल में जा रहे होते हैं, जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं या आप किसी कार में जा रहे हैं, और कोई आपको पिलर दिखता है, आपको कोई पेड़ दिखता है, तो आपको पीछे जाता हुआ दिखता है। उसी तरीके से जब अर्थ को हम स्टेशनरी मान लेते हैं तो चीज़ें उसके अराउंड हमें घूमती हुई दिखती हैं। सो अब ऐसे सोचिए जैसे अर्थ है, अर्थ के अराउंड सूर्य का एक चक्कर जो लग रहा है, जो अर्थ को अगर हम स्टेडी मान के देखते हैं तो वो इस तरीके का एलिप्टिकल ऑर्बिट है। और जो चंद्रमा है उसका अपना एक अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट निकल कर आता है, जहाँ पर ये दोनों ऑर्बिट्स इंटरसेक्ट करते हैं। ये दो जो पॉइंट्स हैं, तो जो नॉर्थ की तरफ होता है वो राहु, वो नोड उस पर्टिकुलर एक बिंदु को, जो कि इमेजिनरी बिंदु है, उसको राहु कहेंगे। और जो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ हुआ, जो साउथ की तरफ हुआ, सदर्न नोड हुआ, उसको हम बोलेंगे केतु। आप स्क्रीन पर इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये दो नोड्स कैसे हैं और कैसे मैंने इसके अंदर दिखाया हुआ है कि सन और मून का कैसा पाथ बनता है अगर हम अर्थ को स्टेशनरी मान लें। तो अब इसी डायग्राम को ऐसे देखिए कि जब सूर्य इधर आगे चक्कर लगा रहा है, अब अगर हम इसे हॉरोस्कोप में मैप करें तो जो राहु और केतु दो पॉइंट्स हैं, सो अब अर्थ के अराउंड ये चक्कर काट रहे हैं। और ये जो दो बिंदु हैं, तो अगर आप कुंडली में सूर्य और चंद्र ये हमेशा सीधे चलते हैं, ये इस तरह से इनका एक पाथ निकल कर आया, तो ये दो पॉइंट हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे। जैसे हमने बोला ट्रेन हमारी जा रही है तो सूर्य का वो ट्रेन समझ लीजिए, और जो वो पेड़ है वो पॉइंट हो गया, जिस पॉइंट पे राहु इस नोड में आया, तो वो पॉइंट हमें पीछे जाता हुआ दिखेगा अगर हम सन के ऊपर पाथ देखें। तो इसीलिए कुंडली में हमेशा राहु और केतु रिवर्स डायरेक्शन में जाते हुए दिखते हैं। तो Rahu makes you overthinker, makes you very bold and overconfident. You think like, I can do this, I can do that. But what happens when you try to take that plan into action? There'll be nothing. An illusion where he tends to make sure you are totally into that illusion and you cannot get out of that. And you feel that illusion is the reality. Similarly with Ketu, what happens is you become introvert, you become totally passive, you become always bad things happening to me, why am I like this? That's how he leads you into depression, anxiety, panic attacks. Hanuman Chalisa, that's the best remedy. On every Tuesday and Saturday, start doing Hanuman Chalisa before you go to bed. If you like my video, you can subscribe to my channel. Om Namah Shivaya.